इमेजिन करो एक देश जहां पर हर कुछ किलोमीटर्स पर एक भाषा की धुन सुनाई देती है। हर भाषा अपनी कहानी कह रही होती है, जिसमें झलक रही होती है उसकी संस्कृति और उसका इतिहास। और आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूं हमारे प्यारे भारत देश की, जहां पर 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और हर एक भाषा हमारे राष्ट्र की अद्भुत विविधता को दर्शाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस कंटेक्स्ट में ये बात कह रहा हूं। मैं इस कंटेक्स्ट में ये बात कह रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा जो यूनियन कैबिनेट है या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने 5 लैंग्वेजेस, 5 ऐसी भाषाएं हैं, उनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रदान किया है। आप बोलेंगे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, और मराठी भी उनमें से एक है। तो हम जानेंगे कि इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से हमने ऐसे मापदंड बनाए हैं या फिर ऐसे बेंचमार्क्स बनाए हैं या क्राइटेरिया बनाए हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। और ये भी जानेंगे कि शास्त्रीय भाषा का मतलब क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्या इससे बेनिफिट होता है, और किस तरीके से सरकार जो है वो इन भाषाओं को प्रमोट या बढ़ावा या प्रचार करने के लिए कौन से ऐसे कदम उठाती है। सो माय नेम इज युवराज सिंह शेखावत और आपका स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। सो लेट्स बिगिन। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, मराठी हो गया, बांग्ला हो गया, वो कौन सी ऐसी 5 लैंग्वेजेस हैं जिनको इंक्लूड किया गया है? मराठी, असमीज, बंगाली, पाली, प्राकृत। तो पहले हमारे यहाँ पर 6 ऐसी भाषाएं थी जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और अब उनकी संख्या जो है, उनका जो नंबर है वो 6 से 11 हो चुका है जब आप इन 5 लैंग्वेजेस को उसमें इंक्लूड कर देंगे तो। बट इससे पहले कि आप ये जानें कि क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो अक्टूबर 2004 की बात है। उस टाइम पे सेंटर ने ये डिसाइड किया कि हम एक नई कैटेगरी बनाएंगे भाषा की। इसको नाम दिया गया क्या? क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, या फिर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे हम, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। और उसमें सबसे पहला नंबर आया तमिल का। तमिल हमारी सबसे पहली शास्त्रीय भाषा बनी, या फिर एक तमिल वो भाषा थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। उसके बाद में उसी नवंबर में, 2004 के नवंबर में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत, साहित्य अकादमी के तहत ही एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया, और उनको बोला गया कि आप ऐसे क्राइटेरिया बताइए, आप ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकें कि किस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाना चाहिए। और उसके बाद में आप देखेंगे संस्कृत को दर्जा मिला, फिर उसके बाद में तेलुगु को दर्जा मिला, कन्नड़ा को मिला 2008 में, और फिर मलयालम और उड़िया। और अब ये 5 लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब हम एक एक करके जानते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो जब मैं बात करता हूं कि न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 अतिरिक्त, मतलब एडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस को ऐड किया है। मैंने बोला मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमीज, ठीक है। और पहले ये नंबर 6 था, तो अब ये नंबर 11 हो चुका है। और साथ साथ में आपको मैंने ये भी बताया कि पहले कौन सी ऐसी 6 थी। पहले तमिल आई, फिर संस्कृत आई, फिर तेलुगु आई, फिर कन्नड़ आई, उसके बाद में मलयालम आई, और लास्ट 2014 में एडिशन हुआ था उड़िया का। तो 2004 में आपका हुआ एडिशन तमिल का, और 2014 में आपका हुआ उड़िया का, ठीक है। और 2013 से ही ये रिक्वेस्ट पेंडिंग थी कि मराठी को भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए। बट रूल्स के स्ट्रिक्टर होने की वजह से, जिस तरीके से जो क्राइटेरिया से वो धीरे धीरे जटिल होते जा रहे थे, उसकी वजह से ये दर्जा नहीं मिल पा रहा था। और काफी ऐसे स्टेट हैं जो लगातार ये डिमांड करते रहते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, उनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिले। अब क्लासिकल लैंग्वेजेस होती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके एग्जाम के लिए, क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है। और एक चीज और ध्यान रखना, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है, जिसमें कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 22, जो कि 8 शेड्यूल में मेंशन है, ये डिफरेंट है क्लासिकल लैंग्वेजेस से। आपको ध्यान रखना है इस चीज का, क्लासिकल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों डिफरेंट है। तो इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज, जिसे मैंने बोला कि हम उसको शास्त्रीय भाषाएं बोलते हैं, ये वो भाषाएं होती हैं जो कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही होती हैं, मतलब कि क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, ठीक है, मतलब कितने सालों से
क्या ये 50-100 सालों से है? क्या 50-100 सालों वाली जो भाषाएं हम बोल रहे हैं क्या उनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है? वो हम आगे जानेंगे। लेकिन इनका एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मतलब कि बहुत ज्यादा लंबी हिस्ट्री इनसे जुड़ी हुई है और उसी हिस्ट्री में रिच लिटरेरी ट्रेडिशन है। कहने का मतलब यह है कि समृद्ध साहित्यिक परंपराएं हैं और एक यूनिक कल्चरल हेरिटेज हमें देखने को मिलता है। मतलब एक ऐसा कल्चरल हेरिटेज, या फिर आप कह सकते हो जो हिंदी मीडियम वाले सांस्कृतिक धरोहर, जो कि यूनिक है। कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये कॉपी की गई है, ये एकदम यूनिक है। और इन्हीं लैंग्वेजेस ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है जब आप बात करोगे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमताओं के लिए या फिर जो भी कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं किसी भी एक रीजन के लिए, तो इन लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा रोल रहा है, जैसे वो बौद्धिक क्षमताएं विकसित करना हो या कल्चरल डेवलपमेंट विकसित करना हो। और साथ साथ में कोई भी आप फिलॉसफी की बात करें, दर्शन की बात करें, लिटरेचर साहित्य की बात करें, इन डोमेन्स में हमें इनसाइट्स, उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए भी काफी बार काम आती हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी साहित्य की किताबें हैं, कुछ कुछ ऐसी दर्शन की किताबें हैं जो इन्हीं क्लासिकल लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। जब हम इन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस देते हैं तो हम उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब हम उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमें जो भी लिटरेचर या जो भी फिलॉसफी या जो भी रिलीजन के डोमेन होते हैं उसमें ज़्यादा जानकारी मिलती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पाते हैं। ठीक है, अब व्हाट डिफाइंस अ क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब आपके पास में बहुत सारी लैंग्वेजेस, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में तो लगभग 1600 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ अभी तक ये 11 लैंग्वेजेस, इन 5 लैंग्वेजेस को जोड़ लिया जाए तो 11 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। पहली चीज तो है कि इनकी एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अगर हम इनके इतिहास की बात करें तो उसको रिकॉर्ड किया जा चुका है, और वो सिर्फ 50 या 100 साल के लिए नहीं, वो लगभग 1500 से 2000 साल तक का रिकॉर्डिंग एडिशन है या फिर ट्रेडिशन है, सॉरी। ठीक है, तो इनका एक इतिहास भी रहा है, साथ साथ में लिटरेरी ट्रेडिशन भी है, एक दर्ज इतिहास, साथ साथ में साहित्यिक परंपराएं भी। फिर उसके बाद में ये एंशियंट लिटरेचर भी है, एंशियंट मतलब प्राचीन साहित्य भी है, मतलब कि ये एक ऐसा साहित्य है जिसको लोगों के द्वारा सम्मान दिया जाता है, जिसको रेस्पेक्ट किया जाता है, और जो भी आने वाली जनरेशन है, जो पहले जनरेशन रही, जो पहले पीढ़ियां रही और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके द्वारा भी इसको वैल्यू किया जाएगा, पहले वैल्यू किया जा चुका है। तो ये दो मापदंड हो गए। दूसरा, ये ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस भी हम लिटरेरी ट्रेडिशन या फिर जिस भी हम साहित्य की बात कर रहे हैं, जिस भी हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, उसको कहीं से कॉपी किया हो। वो यूनिक होना चाहिए, वो किसी लैंग्वेज से डिराइव नहीं होना चाहिए, हमने उस किसी और लैंग्वेज से इसको नहीं निकाला होना चाहिए। ठीक है, और फिर बात आती है डिस्टिंक्टिवनेस की, या फिर आप बोल सकते हो विशिष्टता की। तो शास्त्रीय भाषा और इसके आधुनिक रूपों के बीच एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए। अगर एक स्पष्ट अंतर नहीं होगा, मान लीजिए कोई एक भाषा है, उसके मॉडर्न फॉर्म, जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गई, उसका एक मॉडर्न फॉर्म इवॉल्व होता गया, और उस मॉडर्न फॉर्म को भी आपने क्या किया, अगर वो मॉडर्न फॉर्म जो है वो अगर इक्वल टू है इस लिटरेरी ट्रेडिशन के, इस साहित्य के बराबर, तो उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देंगे, वो नहीं होनी चाहिए, उसमें हमें कंटिन्यूटी नहीं दिखनी चाहिए। फिर कितना उसने कल्चरल कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब सांस्कृतिक योगदान कितना रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला, क्लासिकल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो आपका इंटेलेक्चुअल, जो कि आपका बौद्धिक क्या नाम है, डेवलपमेंट करती है, या फिर आपको डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, किस तरीके से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है और किस तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात, कि किस तरीके से सांस्कृतिक विकास हुआ है या फिर बौद्धिक विकास हुआ है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, उसमें कितना योगदान किया है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज ने। तो ये सारे मापदंड होते हैं, और यही जो क्राइटेरिया है, यही जो मानदंड है, ये सुनिश्चित करते हैं कि जिन भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिले, वो क्या हो, उनकी जो धरोहर हो वो लंबे समय तक चले, अपनी अपनी संस्कृतियों में एक गहरी और प्रभावशाली विरासत रखती हैं, और आगे टाइम तक ये लेगेसी कंटिन्यू हो, ये धरोहर कंटिन्यू हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि इससे बेनिफिट क्या मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा तो गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वो उसके अध्ययन के लिए या उसकी स्टडी के लिए बढ़ावा देंगी। ठीक है, साथ साथ में उसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी, प्रिजर्वेशन का मतलब है उसके संरक्षण के लिए भी सरकार कुछ ऐसे कदम लेगी जिससे कि इन शास्त्रीय भाषाओं को हम प्रिजर्व कर सके, संरक्षण कर सके हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी। फॉर इंस्टांस, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम हर साल 2 इंटरनेशनल अवार्ड देते हैं, मतलब 2 अंतर्राष्ट्रीय हम पुरस्कार देते हैं एनुअली उन विद्वानों को दिए जाते हैं जो इन शास्त्रीय भाषाओं में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ऐसे हम 2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी देते हैं हर साल। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने
इसके रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए, या फिर आप बोल सकते हो रिसर्च के लिए, या फिर लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी एस्टैब्लिश किया है। साथ साथ में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है हमारा, जिसे आप हिंदी में बोलते हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यहाँ पे भी प्रोफेशनल चेयर्स या पेशेवर कुर्सियां जो है वो यहाँ पे इन भाषाओं के लिए रखी गई हैं, जिससे कि ये समर्थन दे सकें। ठीक है, होप आपको ये बेनिफिट समझ में आए होंगे। और कौन कौन से बेनिफिट है, और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है या फिर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, उनके स्टेटमेंट में साफ साफ ये आया कि जब भी किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है तो वो एक क्रिएट करती है, मतलब ऐसे अवसर प्रदान करती है। किसके अवसर? रोजगार के अवसर प्रदान करती है, पर्टिकुलरली जब आप एकेडमिक और रिसर्च फील्ड की बात करेंगे। मतलब जब आप बात करेंगे शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्रों की, जब आप शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्रों में इन लैंग्वेजेस, इन भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना, उससे क्या होता है? उससे अवसर प्रदान होते हैं, अवसर प्रदान होते हैं किसके? एम्प्लॉयमेंट के। साथ साथ में एडिशनली ये उन सेक्टर्स में भी ये जॉब जनरेट करती है या फिर एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करती है, रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जहां पे इन भाषाओं को संरक्षण करना हो, दस्तावेजीकरण करना हो, या फिर डिजिटलीकरण करना हो, या अनुवाद करना हो, तो इन क्षेत्रों में भी ये जो है अवसर प्रदान करती है जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की या फिर रोजगार की। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि पहले संख्या जो 6 थी वो अब 11 क्यों हुई, कौन कौन सी लैंग्वेजेस या कौन कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, किस तरीके से क्राइटेरिया, किस तरीके से मापदंड होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। और साथ साथ में इम्पॉर्टेंट ये भी है कि क्या बेनिफिट्स सरकार से मिलते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सरकार हमेशा ऐसे एक्ट या फिर ऐसे कदम उठाती रहती है जिससे कि इन भाषाओं का प्रचार हो। जैसे कि 2020 में सरकार ने एक पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया संस्कृत के प्रमोशन के लिए, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। सेम चीज हमें देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं तमिल टेक्स्ट की। तमिल टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने में या फिर तमिल टेक्स्ट को हमें पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करने के लिए वहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल सेटअप किया गया। ऐसे ही कुछ उत्कृष्टता केंद्र सेटअप किए जिन्हें हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, चाहे वो कन्नड़ के लिए हो, चाहे वो मलयालम के लिए हो, चाहे वो तेलुगु के लिए हो। इस तरीके से सरकार जो है वो स्टेप्स लेती रहती है इन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। सो होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको करंट अफेयर्स डिकोडर की तरफ से ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जिस तरीके से आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करता है, आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।